Hi everyone. Am I audible? Progress. एक बार स्क्रीन कंफर्म करना, शेयर हो रही है? ठीक है, चलो। कल चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 क्लियर है? चैप्टर 1 क्लियर है सबको? यार तुम लोग इतने सारे हो, मेरी आवाज सबसे ज्यादा कैसे हो सकती है? यू शुड ओवर पावर मी ना। चैप्टर 1 किया था, क्लियर है? टेस्ट के लिए तैयार है? एक क्वेश्चन है सिंपल, अभी नहीं है, कल होगा। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट है। 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, मतलब बाकी तुम्हारे को मैं फिर भी ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट करना है खत्म उसको, और ट्राई करना है टू गिव द बेस्ट आंसर यू होल्ड। ठीक है, उसमें कोई तुम्हारी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी कि तुम्हें परफेक्ट आंसर लिखना है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम उसमें कोई फेल होने वाले हो या पास होने वाले हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आई जस्ट वांट टू सी कि हमें कितना समझ आया है, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली कि तुम कौन से लेवल पे समझे हो। इट्स अ 50%, यू नो 70%, यू अंडरस्टैंड 80%। इट विल बी वेरी क्लियर, एज स्ट्रेट एज दैट, क्योंकि एग्जाम्स भी बिल्कुल क्लियर आंसर के साथ आते हैं, पास और फेल। ठीक है ना, तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा कि कितना समझ आया और कितनी मेहनत बाकी है मुझे करनी है, और तो ये भी पता चल जाएगा मुझे। और ये भी पता चल जाएगा कि मैंने पूरी करी है, तुम लोगों को आ भी गया समझ, तो ये और पॉजिटिव है। तो या तो वह एसओ स्ट्रेटेजी बन जाएगी हमारी, मेरी स्ट्रेंथ और तुम्हारी अपॉर्चुनिटी मैच कर जाएगी। वरना वीकनेस या थ्रेट्स को पता चल जाएगा हम एक दूसरे का, कि या मेरी तरफ से कुछ कम है तो आई गेट बेटर विद दैट, तुम्हारी तरफ से होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है ना, फेयर एंड स्क्वेयर? ठीक है, तो कल प्रिपेयर रहेंगे। चलिए, जल्दी से, थोड़ा सा टाइम लग गया आज, फॉर दैट आई एम सॉरी। हाँ, तो हमने क्या किया था कल? सर हम चैप्टर नंबर 1 से जो हम पढ़ के आए थे, यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं से पढ़ाऊंगा सीधा। सर जो चैप्टर नंबर 1 कल पढ़ के आए थे, तो उसमें हमने पढ़ने के बाद हमने चार चीजें इवेल्युएट करने की बात करी थी, हम ये चार चीजें इवेल्युएट कराए हैं। ठीक है, एक टाउन हॉल की जो मीटिंग होती है उसमें इन चारों चीजों के ऊपर बात होती है। मैंने बताया था विजन के ऊपर सबसे पहले, अगर कोई भी कंपनी का सीईओ होगा या आप लोग भी होंगे, तो आप लोग सबसे पहले जाओगे और अपने विजन की बात करोगे। हम कब की बात करें, कोई कंपनी इनिशिएट हो रही है और आपने एक लोगों की हायरिंग वगैरह करी है, जॉब प्रोफाइल निकाली, 20-25 लोगों की टीम आपको हायर करेगी है, एंड नाउ यू आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, जैसे हम लोग मिले थे तो मैंने बताया था कि वाई आई एम हेयर फॉर यू, कि मैंने ऐसा तो मेरे को पास कराना है, हमें सीए बनना है, तो वही सबने किसकी बात करी थी, विजन वगैरह की। तो विजन, गोल्स, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द 4 थिंग्स जो आपको चैप्टर नंबर 1 ने बता दी। अब उसको करने के लिए, आपको अचीव करने के लिए, कि वो कैसे जाके अचीव होगी, वो रोड कौन सी होगी, उसके लिए आपको दो एनालिसिस करने पड़ेंगे। कौन से दो एनालिसिस करने पड़ेंगे? एक्सटर्नल एनालिसिस और, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है, टाइम नहीं, टाइम कम है, ज्यादा पढ़ना है। एक्सटर्नल एनालिसिस और, एक्सटर्नल में कौन कौन से दो फैक्टर्स देखते हैं, इंटरनल में? तो जी सिंपल सी बात है सर, अगर आपने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना होगा, क्या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सबसे बड़ा एनालिसिस होता है? पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस का एक पार्ट होता है स्ट्रेटेजी एनालिसिस। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी एनालिसिस जब आपने करना होगा, तो आप एनालिसिस करोगे किसका? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का, बिजनेस के, कि बिजनेस जो चलने वाला है उसको मुझे देखना है कि वो चलते हुए कौन सी चीजें हैं जो उसको रोक सकती हैं।
तो मुझे उसका इन्वायरमेंट जानना पड़ेगा कि वो जो ऑपरेट कर रहा हूं मैं, उस ऑपरेट में मेरे पास कौन से खतरे हैं। बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए अपने रिस्क को मिटिगेट करके रखना है। कहानी सिंपल है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा मेरा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या करने वाला हूं, और जो करने वाला हूं उसके ऊपर कौन कौन से रिस्क नीचे से या ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से वाला जो है, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, एक्सटर्नल। जो मेरे अंदर से आ रहा है वो मेरा इंटरनल। क्लियर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता चल गया ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान। और उसके बाद मेरे पे क्या हो जाएगा, उसके बेसिस पे मैं क्या ले पाऊंगा, मेकिंग फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस। चलिए, आईसीआई ने बहुत प्यारा चार्ट दिया था, हमने कल भी करा था, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर दो आ गए, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में आप कौन से चार मेजर कैटेगरीज चेक करते हो, कस्टमर एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, और जल्दी से दोबारा से, ये चार हमारी मेन कैटेगरीज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेकिंग है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता है। हो सकता है वो तुम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सोच के बैठे हो, वो सिंपल पूछे एक्सटर्नल एनालिसिस की इन्वायरमेंट की कैटेगरीज बता दो मुझे कि कौन से चार एरिया में ब्रीफ करोगे उनको। यू नेवर नो। ठीक है ना, क्योंकि पेपर कभी भी ट्रिकी इसी से तरीके से बनता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन से पेपर ट्रिकी नहीं होता है। कभी कभी मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो पेपर में नहीं समझ आते, तो याद रखना एक्सटर्नल में चार कैटेगरीज को टैकल करना है, और इंटरनल में दो को। कौन कौन सी, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड डिटर्मिनेंट्स, कल एक्सप्लेन किया था मैंने, याद है ना। सीए बनने के बाद बहुत सारे एरियाज में, अभी भी मेरे पास एक मेल आ रखी है रिसेंटली, कल ही कल में तो मैं पढ़ा के गया हूँ, शाम को एक बंदे की मेल आई, बस इज एनआरआई, उसको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्टिंग चाहिए मुझसे, तो उसने मेरे को बोला कि डिटर्मिनेंट रिपोर्ट भी भेज देना साथ में। आई वॉज अबाउट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड यू। उसने मेरे को नहीं लिखा कि मुझे आपकी पिछले साल की टीपी स्टडी रिपोर्ट भी भेज देना, पास्ट ईयर का मेरा डेटा भी भेज देना, ये सब नहीं लिख के भेजा उसने मुझे। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि उसे क्या चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर मेरे को ये सारी चीजें मांगेगा, वो मुझसे मांग सकता है, पास्ट एंड करंट स्ट्रेटेजीज क्या आती है हमारी ये। ठीक है ना, तो उसने तो 2 लाइन की मेल खत्म कर दी, पर उसने मेरे से 20 चीजें मांगी हैं। अगर आपको डिटरमिनेंट का मतलब नहीं पता होगा, आप उसे 2 चीजों का रेट दे दोगे। मैं उसे कल कोट 2 लाख रुपए कोट कर देता, 20 लाख का काम था। समझ रहे हो, तो द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ थिंग्स। जो तुम्हारे काम की चीज है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, उसके बाद सर एक्सटर्नल से निकाल के लेके आते हैं क्या, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ठीक है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड से ही पता चलती है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है। जो ट्रेंड हमारा, हम ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हैं जो हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है, तो पता चल जाएगा भाई, इसमें थ्रेट हो सकता है, या फिर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज, ये हर जगह पे ही होती है, कॉमन वर्ड है। और इधर वाली साइड स्ट्रेंथ वीकनेसेस, जो मेन दो हैं, और उसके अंदर प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रेंट, अनसर्टेनिटीज, मिलते जुलते भाई सारे लिख दिए हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब जब आपने दोनों एनालिसिस कर लिए, तो सबसे पहला काम वो जो आपको करके देती है, वो होती है आपकी स्ट्रेटेजी की सिलेक्शन। अब आप इतने तैयार हो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन सी, मैं ये नहीं कह रहा एक स्ट्रेटेजी नहीं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज मेरे लिए काम कर सकती हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी तो बात की बात है, उसके लिए तो मुझे और सारा कुछ भी देखना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा, सॉर्ट करके देखना पड़ेगा, या कुछ और लगा के देखना पड़ेगा। बट इसने मुझे सिंपल, मैंने क्या करा, एक एक्सटर्नल और इंटरनल का बिल्कुल बेसिक एनालिसिस करा, जिसे मैं स्वॉट बोल सकता हूं। तो मेरे को स्वॉट ने निकाल के दे दिया कि कितने तरह की स्ट्रेटेजीज मेरे लिए काम कर सकती हैं। वो स्ट्रेटेजीज हो सकता है, मेरे जैसे 6 तरह के बिजनेस हैं, जैसा मैं काम करता हूँ वैसे 6 तरह के और बिजनेस है, किसी में कुछ हल्का सा चेंज है, किसी में कुछ चेंज है, बट मोटा मोटा 70% हम सेम ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं, वो सारे एक स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर रहे होंगे। कोई दो बिजनेस एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे, कोई दो बिजनेस एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे, कोई एक बिजनेस अलग ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा होगा। ठीक है ना, कोई कहता है मैं मार्केटिंग पे, मेरी कंपनी का 40% एक्सपेंडिचर मैं मार्केटिंग पे खर्चता हूँ जी। मेरे को ऐसा लगता है मार्केटिंग सबसे मेजर है, मार्केटिंग से लोग आते हैं। बंदा कहता है भाई मार्केटिंग मेरी 20 है, मैं अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे दम रखता हूँ। मेरे को प्रोडक्ट क्वालिटी देनी है, मार्केटिंग नहीं भी बंद करूंगा कोई बात नहीं, मेरी क्वालिटी पे लोग देखे प्रोडक्ट लेने आएंगे। हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, और हर किसी की स्ट्रेटेजी चल सकती है। आपको अपनी बिजनेस की विनिंग ढूंढनी है। अब ये नहीं कह सकते जिसपे मैं काम करूं मेरी चलेगी तो बाकी 6 खराब काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। उनकी 6 में मार्केटिंग कैन बी 50% एक्सपेंडिचर, तुम्हारी में हो सकता है 10% हो। भाई तुमने कौन सी एड देखी है रॉयल्स रॉयस की टीवी पे, कोई देखी है क्या आज तक? कोई नहीं देखी। अब फिर भी क्या बिकती नहीं क्या वो? द पॉइंट इज कि वो कोई मार्केटिंग करता ही नहीं है, वो तो एडवर्टाइजिंग करके राजी नहीं है। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है। बंदा अगर ये आंखें बीच के ढूंढने जाएगा और सोचेगा कि महंगी कार में से कौन सी कार लेनी है, अपने आप रोल्स रॉयस टॉप पे आ जाएगी उसके दिमाग में। वो किसी भी बड़े सेलिब्रिटीज की टॉप 10 कार्स ढूंढेगा, उसको रोल्स रॉयस वहां मिल जाएगी। अमिताभ बच्चन की कलेक्शन के आप देखोगे तो सबसे नंबर टॉप पे 10.2 करोड़ एक ही कार दिखती है रोल्स रॉयस, उससे नीचे ऊपर तो है ही नहीं कोई कार उसके पास। माय पॉइंट इज दैट उनको नहीं करनी है, बट उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दूसरी है। तो किसी और की हो सकता है, वो बंदा कहे यार तेरी तो ये केटीएम ड्यूक वाले कहते हैं हम तो स्टंट मार मार के दिखाते हैं लोगों को। पीपल आर गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम दैट पार्ट, वो आते हैं हमारे पास, इसलिए नए लड़कों पे हमारी बाइक ज्यादा चल रही है, यंगस्टर्स पे। तो दे हैव अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर दैट वे। तो इसीलिए द पॉइंट इज कि आपको अपनी ढूंढनी है। उसके लिए आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सबसे पहले कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2,
उसके बेसिस पे मैं कौन सी मेरे को लग रहा है ये वाली स्ट्रेटेजी मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए कि मेरे को ये सबसे दमदार लग रही है अभी में से। अब मैं इसके ऊपर और काम करूंगा और एनालाइज करूंगा, इसको ढूंढूंगा क्या ये विनिंग बन रही है नहीं बन रही, बट अभी मेरा सिलेक्ट स्ट्रेटेजी मैं उसमें से कोई एक बेस्ट चूज कर लेता हूँ जो भी मुझे लग रही होती है उस टाइम पे। मतलब ये कौन करके देंगे, हम करके देंगे। ठीक है ना, जब बिजनेस हमारे पास आएगा हमसे मॉडल बनवाएगा तो हम कहेंगे सर ये 6 स्ट्रेटेजीज हैं, बट आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन से और जो मुझे लग रहा है आपका बिजनेस चलना चाहिए तो दिस नंबर 2 एंड नंबर 3 वर्क्स फॉर यू। अब इसके बारे में आगे ढूंढते हैं, और एक में थोड़े थोड़े डाउट्स हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं, तो मैंने क्या करी, सिलेक्ट कर दी स्ट्रेटेजी। एक भी कर सकता हूँ, एक से ज्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इंप्लीमेंट द ऑपरेटिंग प्लान। अब मैं कहूंगा सर जो हमने यहाँ पे प्लान की बात करी थी कि हम फॉर्मुलेट करेंगे ये वाला प्लान, इसको मैं क्या करने वाला हूँ अब, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर लगा के देखने वाला हूँ कि ये स्ट्रेटेजी क्या सही में काम करेगी, जैसा जैसा हमने सोचा है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वैसे करेगा या नहीं करेगा। एंड उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा स्ट्रेटेजीज। अब वो वाली रिव्यू करूंगा जो मैंने एक करी थी तो उसे एक को, एक से ज्यादा सोची थी तो उन दोनों तीनों को किस में ज्यादा बेनिफिट निकल के आ रहा है आपके बिजनेस के लिए, एंड मैं वो आपको गाइड कर दूंगा। ये किसका काम है, हम लोगों का। ठीक है ना, जब वो क्वेश्चन में लिखेगा वो ही हायर्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई मैं यहाँ जाके फंस गया हूँ, प्लीज इसको एक बारी के लिए क्या करके दे दे, सॉल्व करके दे दे केस को। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, मुझे ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेगी कौन सी तेरे बिजनेस में लग रही है, देन आई चूज द बेस्ट वन फॉर यू। अब अभी तक पेपर में आपसे इतना प्रैक्टिकल एनालिसिस करने को नहीं आता है कि आपको 3 4 स्ट्रेटेजीज लिख के दे दे और बोले कि एनालाइज द करंट सिनेरियो एंड फाइंड द बेस्ट फिट। ऐसा नहीं आता है। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो कभी आएगा भी, बट द पॉइंट इज कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। यू विल गेट सो मेनी स्ट्रेटेजीज एंड यू हैव टू फाइंड द बेस्ट फिट। अब उस बेस्ट फिट के लिए चैप्टर नंबर 2 3 4 5 बने हुए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा पढ़ने के बाद तक कि मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि मैं बस इस छोटे से आंसर को जस्टिफाई कर पाऊं। ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है कि सिलेक्ट करनी है स्ट्रेटेजी, अभी तुम कर नहीं रहे हो, कैसे करनी है वो बताएगा अभी आगे। गॉट इट। चलो आगे। चलो जी, उसके बाद आते हैं सर बहुत प्यारे से कि जब जब कुछ कुछ चीज अच्छी होने लगती है तो रिस्क खड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं खराब करने के लिए। वो खड़ा ही है, वो क्या कह रहा है, पहले नंबर पे कौन सा रिस्क होता है, बैलेंसिंग फैक्टर। अगर आपने बैलेंस बना के नहीं चला तो डूब जाएगी कहानी। तो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड कि आप जितने भी जो भी आप स्ट्रेटेजी चूज करो। और थर्ड वाला पॉइंट क्या था, डिसीजन फ्रेमवर्क था ना ऊपर, कि डिसीजन फ्रेमवर्क लेने में हेल्प करता है आपकी। तो पॉइंट यही है कि आपका जो बैलेंसिंग फैक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप जो भी डिसीजन लो वो डिसीजन आपके क्या हो, आपके हक में चले, ताकि अगेंस्ट ना हो जाए। की एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी एनालिसिस इज द प्रोबेबल आउटकम ऑफ एवरी डिसीजन। तो जो भी आपने डिसीजन लेने उसके आउटकम क्या रहेगी, आपको क्या करके चलना पड़ेगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा सारे फैक्टर्स का। बहुत बेसिक है। ठीक है, आपको जितने भी आपने जो भी अप्रोच लेनी है, ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस। ठीक है, और बैलेंस बनाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, आसानी से नहीं बनता। इधर की तरफ ऊपर होगी तो दूसरी नीचे हो जाएगी। अब ये नहीं बनता। अब जैसे एग्जांपल मैंने दिया, किसी ने 50% अपना एक्सपेंडिचर मार्केटिंग पे लगा दिया, इज नॉट अ बैलेंस स्ट्रेटेजी। उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क है बैलेंसिंग। बाकी 50% को सब जगह पे एलोकेट करना पड़ेगा उसको, पैसा तो उतना ही है। इफ ही इज हैविंग, अगर उसने कोई कॉर्पस उठाया 2 करोड़ रुपए का और 1 करोड़ रुपए उसे मार्केटिंग पे खर्च रहा है, तो प्रोडक्शन होगी, प्रोक्योरमेंट होगी, लोगों की सैलरी होगी, बिजली का बिल हो गया, सब कुछ उसे कितने में निकालना पड़ेगा, बाकी 1 करोड़ में। तो उसके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है, बैलेंसिंग फैक्टर, कि भाई बैलेंस कैसे करूं, या तो या मार्केटिंग नीचे करूं। अब बंदा कहता है मेरे खर्चे बन रहे हैं 70%, कॉर्पस है 50%, तो बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, भाई मार्केटिंग में से 20% का खर्चा बंद कर, जहां जहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा हटा दे उसको। यही ऑप्शन है, यही स्ट्रेटेजी तरीका है। तो फिर वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है, बैलेंस करना। फिर ये तो है ही है इशू, पूरे के पूरे एसएम का एक ही सबसे बड़ा इशू है, क्या, इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद आते हैं सर 2 तरह के और रिस्क, कौन कौन से, टाइम बेस्ड रिस्क और ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड रिस्क। टाइम बेस्ड में कौन से 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आप जल्दी से अगर कुछ करने वाले हो तो उसमें क्या हो सकता है, आपने जो इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कि वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, शॉर्ट टर्म में देयर इज हाई चांसेस आप एरर कर दोगे। क्योंकि आपको उसके लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने के लिए हमेशा बहुत सारा पीछे का डेटा चाहिए होता है, कि इस साल में ऐसा हुआ था तो क्या रिजल्ट आया, उस साल में ऐसा हुआ था तो क्या रिजल्ट आया। ऐसे इन्वायरमेंट में मान लो कोई रेगुलेटरी चेंज आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले 2 साल पहले भी आया और 20 दिन में वापस ले लिया सरकार ने। ऐसा भी हो सकता है कि आया हो 2 साल चला हो, 2 साल बाद चेंज हो गया हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने पड़ते हो तो उसमें इशू होता है कि शॉर्ट टर्म में उसका इंपैक्ट जानना बहुत मुश्किल है। रेगुलेटरी चेंजेस का, जो बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, कोई छोटा चेंज होगा तो हो जाएगा। अब जैसे ये आया, जीएसटी का चेंज आया, इट्स अ बिग चेंज। हर किसी को अपने बिल्स को तरीके से फिर से रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, पिछले साल पिछले महीने वाले बिल को फिर से चेंज ओवर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आईटीसी में सही बेनिफिट लिया या नहीं लिया। इस टाइम पे सबसे ज्यादा सीए की डिमांड क्यों आ रही है, एकदम से मर्ज होगी। हर किसी कंपनी वगैरह सर वो देख लेना यार, जो जीएसटी मेरा तो पहले 18 था 12 जाता है, कैसे बचेंगे पैसे। अब किसी ने दे ज्यादा रखा है, मिल कम रहा है आगे से। जब मैंने सामान लिया था 18 पे कर रहा था, आज मेरी मेरी कैटेगरी 12 कर दिया आपने, सर वो कैसे होगा 6% का हिसाब। अब ये क्वेश्चन क्या वो खुद आंसर करेगा, हमसे तो पूछेगा।
समझ रहे हो? तो वो क्वेश्चन वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म में आया, एकदम से दिवाली में अनाउंसमेंट करी 22 सितंबर से चेंज हो जाएगा, दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म। उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल है कि उसका कैसे इंपैक्ट आएगा, कौन कौन सी कैटेगरी में बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा। तो जो वो वाला इंपैक्ट आया वही है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एरर्स के चांसेस क्या हो जाते हैं हमारे, थोड़े बढ़ जाते हैं। और यही दूसरा वाला क्या है, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में दूसरी क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने लॉन्ग टर्म असेस तो कर रहे थे, पर जब तक हमने असेस करा तब तक स्ट्रेटेजी बदल गई। जो स्ट्रेटेजी लगाने लगे थे, आजकल मार्केटिंग का ट्रेंड इतनी जल्दी बदल रहा है, लोगों की प्रेफरेंस यूं बदल जाती है। कल कोई प्रोडक्ट चल रहा है, मैंने बताया था गोप्रो, ऐसे आया आप जैसे पता नहीं क्या हो, और ऐसे चला गया। समझ रहे हो? तो वो चीज क्या होती है, उसने लॉन्ग टर्म था, वो बंदे ने बहुत लॉन्ग टर्म मेहनत करी कि यार ये चीज बहुत जरूरी चाहिए, बिल्कुल चली, जरूरी चाहिए भी थी। बट द पॉइंट इज कि वो उतनी देर लंबे टाइम सस्टेन नहीं कर पाई, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऑब्सोलीट होगी तब तक। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड। ये कौन से होते हैं, इंटरनल कैपेसिटी वाले और इंटरनल प्रेफरेंस से जो जनरेट होते हैं। इंटरनल कैपेसिटी क्या है कि आप उतने अभी बड़े हुए ही नहीं हो जितना बड़ा आपने विजन देख लिया। आपने विजन देख लिया 5 फैक्ट्री बनाने का भी, क्योंकि पहली भी तैयार नहीं है, तो आपकी इंटरनल कैपेसिटी उतनी बड़ी नहीं है कि आप कॉप अप कर पाओ। और दूसरा, इंटरनल प्रेफरेंसेस, इसका मैंने किससे रिलेशन बताया था, चेंज अडेप्शन से। जो हमने चेंज की बात पढ़ी थी रोल्स एंड फंक्शंस में, तो ये मैनेजमेंट का काम होता है कि प्रेफरेंसेस को मैच करके रखे। जहां जहां पे भी लगे हमें चेंज करना पड़ेगा, अपने नीचे वालों को थोड़ा थोड़ा मैसेज पास करना शुरू कर दो, यार मैनेजमेंट थोड़ा सा आईटी में इंप्रूवमेंट की तरफ चल रही है। लोगों, क्योंकि लोअर लेवल स्टाफ जो होता है, फंक्शनल लेवल स्टाफ, उनको चेंजेस ज्यादा पसंद नहीं होते, उनको उसी तरीके का काम आता होता है रोज जो आगे करेंगे। जो दिहाड़ी वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे को अगर होता है कभी आप किसी, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, आप उसे बोल दो कल ये वाली दीवार बनानी है, सुबह सुबह होता है ये रहते ये काम करते, उसका मुंह उतर जाएगा। क्योंकि उनको चेंजेस नहीं पसंद होते इतने। वो कहता है सर आज तो यही करके जाऊंगा जी, मैंने पहले प्लान कर रखा है इसका। ठीक है, तो वो बोले वहां पे क्या होते हैं, वो बोले इंटरनल प्रेफरेंसेस, उसकी इंटरनल प्रेफरेंस अगर आप बदलोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपको एक रिस्क एसोसिएट हो जाएगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, फिर मैंने क्या बोला था, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ, जब भी पेपर में क्या वर्ड दिखेगा, पहला वाला, ये इसके बिना ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। अगर इंटरेक्शन नहीं लिखी तो आंसर नहीं लिखना है, बात सिंपल है। ठीक है, इंटरेक्शन तो आएगा ही आएगा। अब इंटरेक्शन बिटवीन किसके अंदर, स्ट्रेटेजी एंड इन्वायरमेंट के अंदर। अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन की बात करेगा तभी हमारा क्या बनता है, ये वाला आंसर बनता है। क्या था इस आंसर का आंसर, क्या था, डॉग स्निफ करेगा क्या, क्या दिखाएगा, उसकी इमेज होनी चाहिए क्लीन, बीच में एक मिस हुआ है, कीप्स लर्निंग करता जाएगा, फिर उसके बाद इमेज बिल्ड करेगा और लास्ट में अपना राइवल से मिलेगा तो कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे। तो दूसरा वाला क्या था, डॉग और आई एम, 5 वर्ड्स जो बोल्ड में है। ठीक है ना, डीओजी और आई एम, यहां से याद रखना है, यहां से याद रख लो, नीचे से याद रखना है, नीचे से याद रख लो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब अब मुझे ये वाले क्वेश्चन से ज्यादा भरोसा नहीं रहा है ऐसे के ऊपर कि ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अब इसके आंसर मिलते जुलते होते हैं। बट ठीक है, टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं, बट नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है सर, कि सर बेनिफिट, अब वो कह रहा है अगर आप किसी भी चीज को अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, जो हम पढ़ते थे 315 स्टैंडर्ड के अंदर भी, वही सेम कह रहा है कि अगर आप किसी बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उसके आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल की स्कैनिंग करके क्या जानना चाह रहे हैं, कि उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि भाई उस बिजनेस में क्या चलेगा। मुझे तो स्ट्रेटेजी चाहिए एक बढ़िया, उसके लिए मुझे इन्वायरमेंट बिजनेस को समझना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस समझ लिया तो वो तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिट है, मेरे को पूछ रहा है एज अ सीए, कि भाई अगर तेरे को बिजनेस ही समझ आ जाए तो हाउ इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। बात तो सही है, मैं बिजनेस वालों को समझाऊंगा, देखो सर अगर मेरे को बिजनेस समझ आ गया ना, तो आपको सबसे पहले तो ये देखो, ऊपर तो वही दोनों चीजें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी बिजनेस को चलाने के लिए 2 अप्रोच लगती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। वी ऑलरेडी नो, बहुत जगह पे यूज होएगा, हमने एक बार पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, कहीं दोबारा दोबारा नहीं पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सिंपल होता है, कौन सा बेटर होता है, गुड। चलो, उसके बाद सर सिंपल है, वही वाले पॉइंट्स है जो हमने पढ़े हैं, बस इधर उधर कर दिए। कि सर बेनिफिट्स हमने ऊपर किसके पढ़े थे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पढ़े थे, जहां से हमने वो गाइडेंस वाला निकाल के लेके आए थे, राहुल द्रविड़ वाली कहानी। ऑलमोस्ट वहीं से कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं इसने। पहले नंबर पे क्या है, गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क। अगर आपको बिजनेस समझ आ गया तो वो प्रोवाइड क्या करेगा, बेटर गाइडेंस ऑन द क्रूशियल मिशन। अगर आपको बंदे में मिशन समझ आ जाए कि यार इसको क्या चाहिए, तो बेटर है ना कि आप क्या होगा, आपको बेटर गाइडेंस दे पाओगे आप उसको, कि भाई तूने मेरे को जो समझा दिया ना, अब मेरे को समझ आ गई तरीका। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हम क्लाइंट को बोलते हैं सर मुझे आपकी बात ही नहीं समझ आ रही, अब चाह क्या रहे हो, ये जो लाइन है, सर आप चाह क्या रहे हो ये बताओ पहले। तो वही बोलिए, अगर आपको मेरे को पता चल जाए तो मैं क्या बेटर गाइडेंस दे पाऊंगा, यस नो। क्या मैं एक्ट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर बिजनेस डिसीजन, क्या मेरे को वो जो मिल गया कि इसे ये चाहिए तो उसके बेसिस पे मेरे डिसीजन फ्रेम कर पाऊंगा, यस। सारे सारे पॉइंट ही पढ़ने, बस 2 लाइनें बना दोगे, एक 1.5 लाइन लिख के आनी है। गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क में सिंपल, बेटर गाइडेंस के लिए हेल्प करता है, और फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर बिजनेस डिसीजन मिल जाएगा आपको, अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरा, पाथ फाइंडर। अगर आपको पता चल गया, क्या जैसे आपको पता चला कि बंदे का बिजनेस किस तरीके से है, क्या वो आपके लिए एक्ट एज अ पाथ फाइंडर करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का, कोई सर मैप ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, क्या चीज करेगी, मेरे को स्वॉट लगाना पड़ेगा।
जैसे ही मैं SWOT लगाऊंगा मुझे समझ आ जाएगा कि बिजनेस में कि आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनी है, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस और थ्रेट्स बताना भी मेरा काम है, ऐसी कोई बात नहीं। पर हम बेनिफिट्स की बात करें तो किसकी बात करेंगे? अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ्स की। यस और नो? अगर लिमिटेशंस की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा सर मेरे को आपकी वीकनेसेस ढूंढनी पड़ेंगी, मुझे आपके थ्रेट ढूंढने पड़ेंगे। बेनिफिट्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा सर मुझे आपकी अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो पाथ फाइंडर एंड अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या ये भी हमने पढ़ा था डिफेंस मैकेनिज्म पहले भी? ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है कि सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट कॉस्टली मिस्टेक्स। अगर मुझे आपका बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए तो कुछ ऐसे डिसीजंस जो मैं अभी ले रहा था प्रोएक्टिवली वो नहीं लूंगा, क्योंकि अब मुझे आपका बिजनेस समझ आ गया, तो कोई भी कॉस्टली मिस्टेक या पिटफॉल होने के चांसेस नहीं है। सही जगह पे आपकी मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां जहां पे जरूरत होगी। यस और नो? मुश्किल है क्या? नहीं ना। ये वाला तो हर जगह पे लगता है कि जैसे ही मुझे आपका बिजनेस समझ आ जाएगा मैं बिल्ड क्या कर पाऊंगा आपकी, कि कौन सी कंपटीटिव एडवांटेज आपकी क्या होगी। मतलब आपका बिजनेस जो सबसे ज्यादा सेल किससे लेके आएगा? डिलॉयट के बारे में सबने सुना? डिलॉयट की सबसे ज्यादा सेल कहाँ किससे होती है? बड़ा डिलॉयट डिलॉयट करते हो, तो डिलॉयट भेज दो। सबको डिलॉयट जाना है सर, बिग फोर बस। डिलॉयट का रेवेन्यू सबसे ज्यादा कौन जनरेट करके दे रहा है? 1.3% ऑफ 100% ऑडिट। हाँ भाई, डिलॉयट। सीए वालों, अल्लाह बचा रखा है डिलॉयट का, पता कुछ है नहीं डिलॉयट के बारे में। तो भाई तुम तो, तुमसे ज्यादा डिलॉयट कौन जानता है यार? तुम्हारी तो ड्रीम होगी डिलॉयट। पीपल वर्क ऑन देयर ड्रीम सो मच सो हार्ड। तुम्हारा तो चार्टर लगवाना चाहिए घर की दीवारों पे डिलॉयट डिलॉयट के नाम का। हाउ डिलॉयट अर्न्स? 2,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास, आई कैन टेल यू। यस, है। मैं मना नहीं करूंगा। भाई उसकी कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है? लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है अगर वो, तो उसकी अपनी कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है? क्यों पढ़ रहे हो तुम? कौन सी कंपनी? डिलॉयट में नहीं जाओगे? शर्त कह दो बस मुझे आज के सर डिलॉयट में नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं पता। कल मुझे मत मैसेज करना कि सर डिलॉयट में करवा दो, देखो अगर हो सकता है तो। सर वो देख लो ना सर एक बार ये, सर जॉब प्रोफाइल खुली हुई है। तुम्हारे को तो मैं मना करूंगा डिलॉयट को फोन करके कि ये वाले बंदा मत लेना, तो तुम्हारी कंपनी वाले झक नहीं पता। केपीएमजी की इनकम बता दे, मैं करा दूंगा। यू टेल मी व्हाट केपीएम, केपीएमजी की फुल फॉर्म बता दे। मैं कराऊंगा तेरे को अभी के अभी, बिना सीओ है तेरे को दिलवाऊंगा, मेरी गारंटी है। और see, you have to be very hard fan of these things if you really want to go there. मतलब मेरे को बिग फोर्स पसंद नहीं है, बट स्टिल आई नो बिकॉज दैट्स द मार्केट कैप्चर एरिया। गाँव में मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। आई डोंट लाइक बिग फोर्स, आई एम वेरी ओपन टू दैट दिस, क्योंकि मुझे मेरी वो वर्सेटैलिटी नजर नहीं आती है वहां पे टू बी अ पर्सन ओवर देयर। मे बी समवेयर इन फ्यूचर आई फाइंड इट अ गुड पाथ, आई माइट गो, बट नॉट टुडे एवर। देखो डिलॉयट, डायरेक्शन ही दूसरी कर दी तुमने भाई सब क्लास की। डिलॉयट इज ऑडिट, उसके लिए एक बहुत छोटा सा एरिया है, मतलब आई थिंक 3 से 4% ऑफ द इनकम मे बी जनरेट करता होगा रेवेन्यू डिलॉयट अपना ऑडिट्स करके या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प से। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस इज वन ऑफ द मेजर एरियाज, वो भी 4 7 8% करता होगा, वो भी सीएस करते हैं। मतलब दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड टू एंटर एट अ फॉर अ फ्रेशर। वेरी वेरी नीश प्रोफाइल इज एफपी&ए, आपको मिलेगी जब आप लोग भी जाओगे जॉब्स के लिए। Financial planning and analysis, that's not an easy job to do, but that's a very niche job to do, starting with 25 30 lakhs minimum. पर डिलॉयट इन सब के लिए नहीं बना है। डिलॉयट इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिलॉयट नेवर स्टार्टेड फॉर ऑडिट। ऑडिट के लिए होता तो बिग फोर ना होता वो। तो तेरे ऑडिटर्स बैठे हैं दुनिया में अच्छे अच्छे ऑडिट लेके। मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑडिट भी बहुत लोगों के पास है, A&A, छुपी रुस्तम फर्म ऑफ गुड़गांव। डिलॉयट भी उनको ऑडिट देता है लाके कि सर आप ही कर दो, बहुत बड़ी कंपनी है। इज द मास्टर्स, मास्टर सिटिंग ओवर देयर इन A&A ऑडिट में। वो लेते भी नहीं है यूजुअली ऐसा आर्टिकल, मतलब आर्टिकल की भी वो ऐसे ही
ऐसा इंटरव्यू लेते हैं, मतलब वेरी हार्ड टू कैच, बिकॉज दे हैव अ क्वालिटी टू बी मेंटेन्ड, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े ऑडिट्स आते हैं। और आप जब गूगल पे जाएंगे एंड यू राइट अबाउट समथिंग अबाउट टैक्सेस, एनी न्यू टैक्सेस इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग दिस पर्टिकुलर्स, यू वोंट फाइंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू इट। आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उसका लिंक डिलॉयट का। आप डिलॉयट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वहां पे बोलेगा कि अगर आपको ये आर्टिकल अपने लिए चाहिए, यू हैव टू पे फॉर इट, यू हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन इधर इन ईयरली, or for this article that's a particular amount. That's where the revenue comes from for our Deloitte. Deloitte do research papers of any tax, any audit changes ever there in the entire world. उसके पास सब कुछ है, हर तरह के लोग बैठे हैं। उसका काम है उनके आंसर्स डिराइव करना जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए वो हायर करता है चार्टेड अकाउंटेंट्स और इंडिया। भाई जो चेंजेस आए हैं, तुम लोग नया पढ़ के जा रहे हो टैक्स, तो क्या होगा इस टैक्स का अगर ये लगेगा कंपनी के ऊपर, उसके क्वेश्चंस है तो आंसर करो उसका। और वो आंसर्स दे पुट इट ऑन देयर वेबसाइट, एंड देन यू कैन, जैसे हमारी कंपनी ने ईयरली सब्सक्रिप्शन ले रखी है, हम उनसे डेटा लेते हैं ट्रीटी रेट्स का। जहां मैं अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, नाउ आई ओवर इट, तो वहां से हम लोग उनसे ट्रीटी रेट्स का डेटा लेते हैं कि इस कंपनी में ट्रीटी रेट बदल गया है तो क्या इंपैक्ट होगा। दैट फॉर दैट वी हैव अ डिलॉयट वेबसाइट। डिलॉयट के साथ हमारा ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, हम उन्हें ईयरली अमाउंट पे करते हैं, एंड नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी जीरोस विद यूएसडी आगे। ठीक है। तो यहां से लेके आता है डिलॉयट अपना 90% ऑफ द रेवेन्यू। तो प्लीज कभी कोई पूछे कि कोई, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ कई बार तो कहता है ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है सर डिलॉयट, दुखी हो जाता है सुन के कि भाई क्यों बना रहा हूं मैं तेरे को सीए फिर। वी आर अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विंग अ वेरी गुड पर्पस फॉर श्योर। हम उनको अगर नहीं देंगे तो उनको इंडियन टैक्सेस के बारे में कौन बताएगा। तो फॉर इंडियंस दे नीड अस। सीपीएस यूएस के लिए दे हायर अ सीपीए, वो बताता है, उनके रिसर्च पेपर्स लिखता है। अगर आपको रिसर्च पेपर लिखने का मौका मिला, फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड यू हैव टू बी वेरी कीनी अबाउट द लिटिल चेंजेस हैपनिंग एंड उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इस पे, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है उस पे। एक वो क्यूरियोसिटी का बंदा चाहिए जो वो रिसर्च पेपर्स बनाता है। और वो रिसर्च पेपर्स का मनी लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल इजी थिंग जो आप कहीं चैट जीपीटी पे लिखो और आपको आंसर मिल जाएगा, वो मना कर देगी। वो आपको एक ओवरऑल असेसमेंट तो दे सकती है, पर वेरी पर्टिकुलर टू योर बिजनेस नहीं दे सकती। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये भी हो जाए और उनका धंधा चौपट हो जाए, ये बहुत चौपट कर रही है बहुत कुछ, ऐसा नहीं है, बट आई एम बट राइट नाउ व्हाट दे डू इज दैट्स अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अ वेरी बिग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट नंबर वन। नोबडी इज अप ऑन दैट पार्ट, नोबडी। ठीक है। तो आगे से अगर कोई पूछेगा तो डिलॉयट इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो रिसर्च पेपर्स बनाती है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग, लीगल एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स उनके रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करते हैं। अगर आपको एक क्लाइंट आएगा तो आप ये देखते हो पहले जाके कि जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था क्रिप्टो का, मुझे आज भी याद है, तो उसको भी स्टोरी सुनाऊंगा। तो ही वाज डूइंग समथिंग समथिंग एंड उसको 4-5 नोटिस आ गए थे एंड ईडी इज अबाउट टू टेक हिम इनटू द कस्टडी। तो वो आया था। अब मुझे जो वो क्रिप्टो के बारे में, वो जो यूके के साथ डील कर रहा था उसके बारे में जब मुझे पढ़ना पड़ा, देन आई हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर इट, क्योंकि वो वाली इन्फॉर्मेशन कहीं पर्टिकुलरली एट द वेरी मोमेंट बहुत प्रिसाइज अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे क्या लेनी पड़ी, मुझे सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ी उनकी साइट पर जाके, मुझे उनसे पूछना पड़ा ये मेरा केस सिनेरियो एंड आई नीड अ वेरी ब्रीफ एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दीज क्वेश्चंस व्हिच आई एम हैविंग इन माय माइंड, कि भाई मुझे बता कि ये जो मैं सोच रहा हूँ सही है या इसका कुछ और भी वेरिएंट है जो मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, मतलब व्हाट आई कैन डू इज आई विल हैव टू इट बट इन अ वेरी लीगल मैनर। तो मैंने उनसे वो क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने मेरे लिए आंसर्स निकलवा के दिए। ठीक है ना। तो वो आंसर्स निकलवाने का आई हैव टू पे देम, और जो मुझे पे करना है वो मेरी कॉस्ट का भी पार्ट बनेगा, जो मुझे चार्ज करनी है। ठीक है ना। तो आई हैव टू पे देम अ बिग अमाउंट एंड आई हैव टू चार्ज द अदर पर्सन बिगर, तो मुझे वो भी इंक्लूड करके देनी पड़ती है अपने क्लाइंट को कि सर ये ऐसे नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन। ये नहीं मैं कह सकता कि मैं डिलॉयट से पूछूंगा। आई टेल हिम कि सर मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू गो विद सम इन्फॉर्मेशन, आई हैव टू यूज माय लिंक्स एंड देन आई विल कम बैक टू यू, एंड फॉर दैट दिस इज द अमाउंट आई हैव टू चार्ज। समझ रहे हो। तो इस तरीके से तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे हमारे को उनकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो बैठे हैं वहां पे। ठीक है ना। कि कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, कहीं भी कभी क्लाइंट आ जाए, कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन, ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम बैठे हैं। यू टेल अस, विल प्रोवाइड यू, सही सोर्स से वेरीफाइड, वही लेके आ सकते हैं सिर्फ। ठीक है। तो इसी वजह से वो आज टॉप पे हैं, उनको बीट करने वाला नहीं बैठ अभी तक आया, आ जाए तो पता नहीं।
ठीक है। तो उनकी कोर कंपेटेंसी आ गई, तो ये वाली क्या होती है, जैसे ही आपको बिजनेस समझ आ जाता है, उन्हें समझ आ गया कि रिसर्च में बहुत बड़ा स्कोप है, तो उनकी क्या है, कंपिटिटिव एडवांटेज है। और लास्ट में प्रोएक्टिव इनसाइट, मतलब आप जितना भी, अगर आपको बिजनेस समझ आ जाएगा तो आप पहले से ही क्या होगे, प्रोएक्टिवली क्या करके चलोगे, अपने बिजनेस के बारे में इनसाइट्स रख के चलोगे, बेटर शेप कर पाओगे। मार्केट वल्नरेबिलिटी अगर स्कैनिंग कर लोगे तो पता चल जाएगा मार्केट कहाँ पे खराब हो सकती है, क्या कंट्रोल्स चाहिए, कैसे लीडर्स चाहिए, और मार्केट शिफ्ट कैसी रहेंगी। ये सारे एरियाज आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो 5 ही पॉइंट है, और 1 से 1.5 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है, ज्यादा नहीं करना। 4 से 5 नंबर से ऊपर नहीं आएगा। इसका मैंने यहाँ पे लिखा था, बट इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, रोल ऑफ फुटबॉल कोच से भी आंसर एक्सप्लेन हो जाता है, वो तुम्हें पता है। बट इसका एक और छोटा सा है, लिख लो जी फाड़ कॉप। लिख लो, लिख लो। ऐसे जैसे तुम्हारे बिल्कुल यंगस्टर्स की तरह सोचना पड़ता है। जी फाड़, PAD कर देना उसको, कॉप, COP। ये वैसे लिखा हुआ है इसमें, बट ये कट गया एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि नोट्स में नहीं था, वो था। अगर तुम देखोगे यहाँ पे GEE लिखा आ रहा है, देखो साइड में, बट चला गया। प्लीज लिख लो सारे। जी पार्ट में GEE नहीं लिखना, G से लिख लो। PHAD कर लेना उसको, और COP कर देना। ठीक है, जी से क्या हो जाएगा, गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क। पार्ट से, P से पाथ फाइंडर, D से डिफेंस मैकेनिज्म, CO से कोर, और P से प्रोएक्टिव। और ये आंसर्स आप ऊपर से भी बना सकते हो, 3 4 पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो ऐसे नवा नहीं है आंसर। क्लियर। चलें आगे। चलिए जी, दो प्यारे प्यारे टॉपिक। पेपर ड्रिल। अब पेपर की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पेपर यूजुअली टारगेट करता है, उन टॉपिक्स पे आ रहे हैं। चलो। सर, दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं हमारे, पहले इसको समझ लेते हैं, सारा समझ आ जाएगा। हमारा एक है ओवरव्यू, एक है हमारा इंटरनल व्यू। जिन जिनकी हमने ऊपर बात करी थी ऑलमोस्ट वही है। अगर आप माइक्रो इन्वायरमेंट की तरफ देखेंगे तो उसमें वही सारे लोग हैं जो हम ऊपर बढ़ के आए थे, जो जो आपको क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनालिसिस में आपने बात करी थी, कुछ वर्सेस ही लोग, कौन कौन से, जिसमें हमने कस्टमर एनालिसिस की बात करी थी। कस्टमर वाले एनालिसिस, उसी में कंपटीटर या कस्टमर्स जो होते हैं वो आपका क्या है, सारे माइक्रो के पार्ट बनते हैं। सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, रीसेलर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए, पब्लिक हो गई, ये सारे क्या है आपके माइक्रो वाले लोग, आस पास के लोग, जो आपका बिजनेस के अंदर सबसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके चलते हैं आपको। फिर एक कौन सा आता है, मैक्रो इन्वायरमेंट। उसमें कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पेस्टल, पूरा का पूरा। ठीक है ना, पेस्टल हमारा क्या होता है, पूरा मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। तो पेस्टल और माइक्रो इन्वायरमेंट में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, सेम ही है। और माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन आ गए, कस्टमर्स, जल्दी जल्दी, कौन कौन आ गए माइक्रो में, कस्टमर, सप्लायर्स, देख के ही पढ़ना है यार, पब्लिक। ठीक है, अब आता है सर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है हमारा, वो इन सबसे बना हुआ है। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे रिसोर्सेज होंगे, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, कंपनी का अपना कल्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मतलब बेसिकली मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट, जिससे मेरी कंपनी खड़ी है। तो एक तो हो गया, ये मेरी कंपनी है, इसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं ये, जो इंटरनली मेरे को जल्दी से मेरे पास पहुंच जाएंगे, जिससे मेरी इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल प्रेफरेंसेस, जो हमने ऊपर ऑर्गेनाइजर रिस्क पढ़े थे, ये ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क क्रिएट करने वाले लोग हैं डायरेक्टली। कस्टमर है, सीधा सीधा केस कर सकता है। सप्लायर है, माल देना बंद कर गया, बंद हो जाएगा बिजनेस। रीसेलर है, जिससे मेरा काम चलता है, आज आज कर ही नहीं रहा काम, बंद कर दिया सेलिंग उसने। कंपटीटर्स तो डायरेक्टली होते ही हैं हमारे कंपटीटर्स, और पब्लिक हो गई जो कभी भी आ सकती है। तो ये सारे कौन हो गए, जो हमारे को डायरेक्टली इंटरनली इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये वाले कौन से हो गए हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, किसके लिए हमें लॉन्ग टर्म व्यू होना ज्यादा बेटर मिलता है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस किस केस में ज्यादा चलता है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, हु विल बी द बेटर। अगर मुझे लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना होगा तो मुझे इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना चाहिए, इसका। अभी ऊपर पढ़ के आ रहे थे रिस्क में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो मैंने क्या बताया था, लॉन्ग टर्म किसके लिए बेनिफिट होता है। मुझे इनको लॉन्ग टर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए ये, इसमें लॉन्ग टर्म चाहिए। इकोनॉमिक क्वालिटी के लिए वाले एरियाज को मैं शॉर्ट टर्म नहीं जान सकता हूँ, कुछ भी एकदम से डिराइव हो गया, चेंज हो गया, तो क्या करूंगा। GST का चेंज मैंने बताया ना, रेगुलेटरी आएगा ना इसके अंदर, लीगल में। हम स्लो कैच क्यों कर रहे हैं इतना, है क्या, ऐसा क्या है जो मैंने बहुत डिफिकल्ट पढ़ा दिया हो, बताना जरा। लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूं, वहां पे रिस्क है, क्वेश्चन में रिस्क, बुक में रिस्क लिखा है, हमें नहीं लेना, पेपर उल्टी तरह में तो पूछ सकता है।
अगर वो उधर रिस्क है तो यहाँ पे रिवॉर्ड किस कैटेगरी में, क्या मुझे कस्टमर का लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए? नहीं, वो शॉर्ट टर्म से भी चल जाएगा। कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से मैं आंसर ले लूंगा। पिछले 6 महीने का डेटा उठा के देखो, कस्टमर को क्या चाहिए वो चल जाएगा। कस्टमर का पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखूंगा, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। 5 साल में तो उसका अपना को नहीं पता था कि मेरे को ये चीज पसंद है, आज उसे पता चला। पर पॉलिटिकल सोशल को मुझे पिछला पूरा लॉन्ग टर्म एनालाइज करना पड़ता है कि इसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट आ रहे हैं, कब बदला, कैसे बदला, प्रोविजंस क्या हुई, उसके बेसिस पे। तो मुझे किसमें लॉन्ग टर्म हेल्प करता है हमेशा? मैक्रो एनवायरनमेंट में, मतलब जहां पे मेरा पेस्टल एनालिसिस होगा, वो सारे केसेस में मुझे लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, और माइक्रो एनवायरनमेंट में शॉर्ट टर्म व्यू से भी मेरा काम चल जाएगा। तो माइक्रो एनवायरनमेंट को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करा है। फैक्टर्स क्लोज टू द बिजनेस दैट आर जनरली इजियर टू कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? वो वाले फैक्टर्स जो बिजनेस के बहुत आसपास रहते हैं। सप्लायर से मेरे को फोन मार के मैं काम करवा लूंगा, ठीक है ना, कि यार ये करना है वो करना है। कस्टमर है, पता है कस्टमर से कैसे ट्रीट करना है, रोज मिलता है मेरे को। तो बिजनेस के लिए जो आसपास वाले लोग हैं वो क्लोज टू द बिजनेस रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सप्लायर ने आज बोला कोई बात नहीं, कल कर दियो, इजी टू कंट्रोल है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन डेली ऑपरेशंस। क्या डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा सप्लायर का मेरे डेली ऑपरेशन पे, कस्टमर का मेरे डेली ऑपरेशन पे? यस नो? यस। स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, क्या हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने लोग होंगे क्लोज बाय वाले, हर किसी का अपना सप्लायर होगा, हर किसी के अपने कस्टमर्स होंगे, तो इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहेगी। और इन्फ्लुएंस थ्रू स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, तो कहीं ना कहीं जो मेरे आसपास वाले लोग होते हैं वो मेरा छोटा सा डिसीजन भी अगर मैं चेंज करूंगा तो उससे भी उनको इंपैक्ट पड़ेगा। सप्लायर को मैंने बोला यार मैं अपना टर्न कम कर रहा हूँ, आज से मेरे को नहीं लगता मुझे 100 टन की जरूरत है, मैं 50 टन ही माल बेचूंगा। तो क्या डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस हो जाएगा मेरे स्ट्रेटेजिक डिसीजन से, उसमें भी इंपैक्ट आने वाला है। तो ये वाले लोग हैं जिनको डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज वाले लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स स्पेशली। सर की इश्यूज फॉर फर्म्स, अब की इश्यूज क्या आ जाते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में? कि भाई माइक्रो एनवायरनमेंट है, क्लोज वाले लोग हैं, तो मैनेज करना कस्टमर की एक्सपेक्टेशन एंड सेटिस्फेक्शन आपको चल रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप पास वाले लोगों का तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू कंपिटिटर एक्शंस, जो सारे लोग थे उनका आंसर करना है। कस्टमर के लिए क्या है? उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच करके रखना। कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या है? कि भाई उनको मॉनिटर करना और रिस्पॉन्ड करना। अगर वो कोई मूव लेके आ रहा है मार्केट में तो हमें भी रेडी रहना चाहिए। पता चला हमारा कंपटीटर हमारे वाले प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में 2 रुपए सस्ता करने लगा है, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए 2 रुपए सस्ता करने के लिए। हमें भी अपनी टीम को बोल देना चाहिए भाई कहीं ना कहीं कॉस्ट कट करो, मार्केट में रेट कम होने लगा है हमारे प्रोडक्ट का। जैसे जीएसटी की न्यूज आई, काफी सारे रेट कट हो गए, ठीक है ना। तो वो बोला क्या था? वो था कि मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, आपको मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये दोनों जगह पे चलता है, यहाँ पे भी, माइक्रो में भी और मैक्रो में भी। फिर एड्रेसिंग पब्लिक कंसर्न, तो पब्लिक थी तो उनके भी पब्लिक कंसर्न्स होंगे, अगर उनको लेके हमारी कंपनी से कोई डाउट होंगे या कोई नेगेटिव न्यूज होगी, तो वो सारे भी एरियाज को हमें क्या करना पड़ता है? टैकल करके चलना पड़ता है। इंपॉर्टेंट नोट, सिर्फ पता होना चाहिए। कभी कभी क्या आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, बहुत ही मतलब कि कोई ऐसा टीचर बैठा है जिसको है कि मन करे तंग करने का, तो वो कर सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ के। तो जितने भी हमने बंदे बड़े हैं, सप्लायर, तो सप्लायर के साथ रिलेशन मेंटेन करना, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है उसके चैनल को इफेक्टिव रखना, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करके चलना, जितनी भी एक्सटर्नल हमारी डिमांड आ रही है किसी से भी, रीसेलर से आ सकती है, कस्टमर से आ सकती है, उनको भी अलाइन करके चलना। तो ये सारे क्या है? हमारे की इश्यूज फॉर फॉर्म्स है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में जब आप रहते हो तो जो माइक्रो वाले लोग हैं इसी से आंसर बनाएंगे, अलग से नहीं याद रखना। चलो, पब्लिक का क्या है? पब्लिक का क्या रहेगा? अगर माइक्रो में पब्लिक इन्वॉल्व है, कस्टमर नहीं कह रहा हूं, पब्लिक, दुनियादार। अब हर बिजनेस हर पूरी पब्लिक को टैकल नहीं करता है, तो पब्लिक का कोई भी व्यू हो सकता है जो हमारी कंपनी को लेके हो, तो हमारा काम है कि हमें उस व्यू को अच्छा रखना है, मतलब गुडविल। तो हमें अपनी गुडविल मेंटेन करके रखनी है ताकि फॉर द पब्लिक हमारी इमेज अच्छे से बिल्डअप रहे। तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होनी चाहिए हमारी कंपनी के बारे में कि यार ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छे नहीं है या ऐसा कुछ। तो पब्लिक को हमें क्या रखना पड़ेगा? खुश रखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स का क्या है? क्या की इशू हो सकता है कंपिटिटर से? तो हमें उनको रिस्पॉन्ड मॉनिटर करना है। चल, कंपटीटर को मॉनिटरिंग की टीम बैठा रखी होती है कि भाई देखो मार्केट में क्या कर रहे हैं लोग, और वो कुछ भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है तो बताओ हमें भी आके, हम भी चेंज करेंगे। तो मॉनिटरिंग करना और रिस्पॉन्ड करना कंपटीटर्स को। फिर क्या आगे? सप्लायर्स, जो तुम्हें याद रहेंगे चार, उन्हीं के 4 पॉइंट याद कर लो बस, बहुत है। सप्लायर्स क्या इस वक्त की इशू सप्लायर से क्या रह सकता है? बिल्कुल, तो आंसर बनाना है। रिलेशनशिप क्या है? मेंटेन करना पड़ेगा सप्लायर से बढ़िया रिलेशनशिप। कहना पड़ा यार आज माल कम होएगा, कल डबल कर दियो, परसों थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं 4 दिन लेट आए तेरे पास, तो आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आपका फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। तो वो चीज याद रखनी कि पास वाले लोग हैं। और क्या आगे? कस्टमर्स, कस्टमर का क्या आ जाता है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और उनकी सेटिस्फेक्शन। तो बस यही 4 पॉइंट याद रखने बहुत है, मार्क कर लो। अगर एक फर्म माइक्रो इन्वायरमेंट में काम करती है तो माइक्रो वाले इन्वायरमेंट में उसको कौन से रिस्क हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, कौन से एरियाज में उनको टेंशन हो सकती है, उन सारे पॉइंट्स का आंसर आपको यही लिख के आना है। एक कि सप्लायर को हमें उनके सब सप्लायर के रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए,
कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कंपिटिटर्स को हमें रिस्पॉन्ड और मॉनिटर करना पड़ेगा, और पब्लिक के कुछ भी कंसर्न्स होंगे, उनकी परसेप्शन होगी, जो हमारी गुडविल है वो हमें मेंटेन करके चलनी है मार्केट के अंदर। क्लियर? चलो सर, मैक्रो एनवायरनमेंट, अब माइक्रो हमने कवर कर लिया। तो माइक्रो के ऊपर देखो क्या लिखा था वहां पे, यहाँ पे क्लोज एंड कंट्रोलेबल, क्योंकि ये पास के लोग हैं तो इनको कंट्रोल करना आसान है। ठीक है ना, कभी कभी ये एमसीक्यूज में आ जाता है पॉइंट, कौन सा क्लोज एंड कंट्रोलेबल है और कौन सा ब्रॉड एंड अनकंट्रोलेबल है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, काफी ब्रॉड है सर, पॉलिटिकल लीगल, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है ब्रॉड एंड कंट्रोलेबल फोर्सेस। अब सर इसमें क्या है, वही है जो हमने पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। चलिए डेफिनेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड अ कंपनीज कंट्रोल, तो मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब कंपनी के कहने से नहीं बदलेंगे, वो कंपनी को पता चलेगा कि बाहर बदल गए, आप बदलो, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बदलेगा तो हमें बदलना पड़ेगा। रेगुलेटरी अगर कुछ भी आ गया तो वी हैव टू चेंज, तो इसलिए क्या है, बियॉन्ड अ कंपनीज कंट्रोल, मतलब हमारा कंपनी के जो कंट्रोल में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब आता है सर एलिमेंट्स कौन से हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के, कौन से हैं, तुम बताओगे मुझे जल्दी। पेस्टल, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, फिर एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, फिर डेमोग्राफिक नहीं आया ना उसमें, एल से लीगल। ठीक है, तो ई से इन्वायरमेंटल होता है, उसे इन्होंने इकोनॉमिक आ गया ना, हाँ, तो एक इन्वायरमेंटल होता है उसको इन्होंने डेमोग्राफिक में कन्वर्ट कर दिया, बट ठीक है। दो मैक्रो ने पहले इन्होंने पॉलिटिकल और लीगल को साथ में जोड़ दिया क्योंकि साथ में ही चलते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल और लीगल इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो पॉलिटिकल और लीगल में क्या है, फोकस इज ऑन द पावर। देखो इसके अंदर पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, मतलब अगर ये वाला आंसर आएगा तो आपको कुछ वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलरली उसको डिफाइन करते हैं वो आना चाहिए, जैसे कि अगर पॉलिटिकल और लीगल की बात करूंगा तो फोकस करना पड़ेगा पावर और इन्फ्लुएंस पे। ठीक है ना, कि पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी आ गई, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है उसका लॉ आ गया, कोई रेगुलेटरी बॉडीज ने निकाल दिया, जैसे सीएजी ने कुछ बोल दिया तो गवर्नमेंट कंपनीज को मानना पड़ेगा, एंड उसके प्रोसेसेस आ गए। ये सारे फोकसेस में क्या आता है, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट कैसे इंपैक्ट करता है, इसको सोचना कैसे है कि कौन कौन से फैक्टर है पॉलिटिकल और लीगल में जो इंपैक्ट करते हैं बिजनेस को। ठीक है ना, तो कौन कौन से हैं, जैसे पॉलिटिकल में क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पावर या कोई इन्फ्लुएंस, कि पॉलिटिकल पावर ने कुछ बोल दिया, किसी सीएम ने कुछ बोल दिया कि भाई मेरे से ऐसा नहीं होगा आज से, तो कोई पॉलिटिकल पावर या इन्फ्लुएंस है वो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है, यस। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कर सकती है अगर आपके फेवर में चलेगी, यस। गवर्नमेंट पॉलिसी बन सकती है जो आपको इंपैक्ट कर सकती है, यस। कोई करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी, बोला अभी टैक्स ऐसा है, जीएसटी कल से कम हो जाएगा, यहाँ से आया, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट था। इंटरनेशनल ट्रीटी बदल गई कोई भी, तो अभी हम किसी से डील करते थे तो हम बाहर सामान भेजते थे, इंपोर्ट करते थे, क्या हमारे लिए फर्क पड़ जाएगा इंटरनेशनल ट्रीटी आने से। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज ने कोई चेंज निकाला, जैसे सीएजी होगी, सेबी होगी, ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनका कोई चेंज, आरबीआई हो गया रेगुलेटरी बॉडी है, इसने कुछ बोला तो क्या बैंकों को मानना पड़ेगा, एनबीएफसी को मानना पड़ेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरमेंट जो डायरेक्टली बिजनेस को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। फिर आ गया इकोनॉमिक। अब जैसे इकोनॉमिक की बात आती है, सारे वर्ड, जीडीपी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गए, मार्केट रेट साइकिल हो गया, मतलब इसके कुछ वर्ड्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो गया, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस है। यस और नो? पढ़ाना है क्या मुझे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इससे ज्यादा, मैंने वो लिख दिया जो आपको जरूरी है, इसमें ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं आता क्वेश्चन में, बस ये आएगा क्वेश्चन में, पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि ये किसी पेस्टल एनालिसिस की बात कर रहा है, पॉलिटिकली हिट कर रहा होगा, या बोलेगा जीडीपी पे खराब हो गया, या बोलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिट कर रहा है कंपनी का, तो पता चल जाएगा कि ये इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर हिट कर रहा है क्वेश्चन। क्लियर? इकोनॉमिक में कोई डाउट? चार पांच चीजें याद रख लेना, कोई सी भी जो मैंने जो मार्क करी है वो मेरे को सिंपल लगी, बाकी आपको कोई और सिंपल लगती है यू कैन टेक इट। ठीक है। सोशियो कल्चर और एनवायरमेंट, सोशल में क्या आ जाएगा, बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़े थे नीचे वैल्यूज, वो आ गई सारी की सारी, इन्वॉल्व द बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ द पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल का ट्रेंड क्या है, ठीक है ना, उसके बाद कंज्यूमर एटीट्यूड क्या है, ओपिनियंस क्या कहते हैं, एथनिक और रिलीजियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं, मीडिया का व्यू भी आ जाता है, ये सारे क्या है, सोशियो और कल्चर एनवायरमेंट जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं ब्रॉडर वे में। एक न्यूज आ गई आपके बिजनेस के बारे में तो क्या शेयर डंप हो जाएगा, एक नेगेटिव न्यूज आ गई आपके बिजनेस के बारे में, अदानी के बारे में आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, याद है, 20-20% के 3% के लोअर सर्किट लगे, समझ रहे हो, तो मतलब एक न्यूज एक रिपोर्ट आई तो वो क्या था, वो सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट था, वो इसको कंट्रोल कैसे कर सकता था, किसी ने रिपोर्ट निकाल दी, रात को निकल गई, अगले दिन सुबह गया शेयर। समझ रहे हो? तो डायरेक्टली क्या होता है, इतना ब्रॉडर कैटेगरी में जाके क्या करता है, हिट करता है वो कंपनी को।
फिर एक हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल में क्या है कि आपको रिप्लेसमेंट, जहां जहां पे भी टेक्नोलॉजी की रिप्लेस हो रही है, जो आप यूज कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है वो जा रही है, तो भाई आपको चेंज करना पड़ेगा। मेच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, मेच्योर हो चुकी है, इनोवेशन पोटेंशियल होना चाहिए आपके अंदर। फिर लाइसेंसिंग आपके पास होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, कॉपीराइट्स होने चाहिए। ये सारे क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। आपका लाइसेंस उड़ गया तो सुबह सुबह आपका हाथा जो चल रहा था दारू का वो खत्म हो जाएगा। लाइसेंस नहीं मिला तो आप किसी को नहीं बिठा सकते, यू कैन नॉट ऑफर अ ड्रिंक। ठीक है ना, तो एकदम से उड़ जाओगे। तो अगर लाइसेंस, सरकार ने पीछे से लाइसेंस देना बंद किया, काफी सारे। आपको BYOB का कंसेप्ट पता है? ब्रिंग योर ओन बूज। गुड़गांव में मतलब दैट्स अ वेरी बिग कंसेप्ट कि आप अपने मतलब आप बाहर से लेके आ सकते हो। जैसे यूजली तो होटल्स में आपको वहीं से मिलती है अल्कोहल, राइट? तो लेकिन ब्रिंग योर ओन, BYOB जो बने हैं, वो कहते हैं कि आप बाहर से लेके आइए, पर हमारा जो नीचे है उससे बाय कर सकते हैं, आपको नॉमिनल रेट में पड़ेगी। एंड यू विल ओनली पे द, जो आप खाते हैं उसका खर्चा दे दो आके, जो भी आप खाते हो। ठीक है ना, तो आपको ईजी हो जाता है, मतलब वो कॉस्टली कम पड़ता है। बिकॉज होटल्स में तो महंगी मिलती है ड्रिंक्स, वेट एवर वेदर मॉकटेल और कॉकटेल, इट विल बी कॉस्टली। तो ब्रिंग योर ओन बूज में क्या होता है, थोड़ी सस्ती मिलती है। आपको बाहर से बॉटल लानी है, उसका रेट कुछ भी नहीं है, वहीं पे वो डबल है होटल में जाके अगर आप बॉटल लोगे तो इसलिए वो कंसेप्ट बने हैं। तो अगर वो क्या लेते हैं, वो उनका जो लाइसेंस होता है वो पर डे लाइसेंस होता है। उनको ऐसे नहीं मिलता कि आपको सालों के लिए लाइसेंस मिल गया। ऐसे नहीं मिलता उन लोगों का लाइसेंस, क्योंकि उनको लाइसेंस मिलता है पर डे का। वो इसलिए भी मिलता है क्योंकि उनका धंधा चलता है फ्राइडे सैटरडे संडे ज्यादा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स यूजुअली तब फ्री होते हैं। तो वो कहते हैं हम पूरे साल का लेंगे, हमारे को महंगा पड़ेगा, हम वो पर डे लाइसेंस पे जाएंगे। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन जब चाहिए तभी तो लेंगे। नहीं चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, नहीं लेंगे। मंडे को कौन ही आता है? यूजुअली कोई, मैक्सिमम लोगों की नहीं आपको आउटपुट मिलेगी मंडे को ट्यूसडे को। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो वो क्या होते हैं, वो पर डे लाइसेंसेस पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए उनको क्या आता है, इंपैक्ट आता है। मान लो वो कहते हैं पर डे लाइसेंस ही नहीं करेंगे, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का इंपैक्ट नहीं पड़ गया। लाइसेंस ही नहीं मिलेगा पर डे वाला, एकदम से खर्चा डबल हो गया। क्योंकि अगर उनको साल का लेना पड़ेगा या 6 महीने का लेना पड़ेगा, वट एवर, तो एकदम से क्या हो जाता है उसका इंपैक्ट। पेस्टल एनालिसिस का इंपैक्ट आपको बता के नहीं आता, दैट्स द पावर ऑफ इट, कि वो ऐसा इंपैक्ट है जो ब्रॉड कैटेगरी में मिलेगा। और डेमोग्राफिक में क्या है, डेमोग्राफिक में मार्केट का साइज हो गया, पॉपुलेशन हो गई, आपकी स्किल्स हो गई अवेलेबल इन द वर्क फोर्स, मतलब लोगों से रिलेटेड है। नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल भी एक्सप्लेन कर दोगे तो चलेगा। ठीक है, तो 4 कवर हो गए हमारे। पेस्टल पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ये पेस्टल यहाँ पे भी है। तो पेस्टल वैसे ध्यान रखना, पेस्टल एक स्ट्रेटेजिक टूल है। ठीक है ना, पेस्टल मैंने बताया था ना, फ्रेमवर्क्स में हम टूल्स लेते हैं, याद है इनिशियल क्लास? प्लानिंग के लिए जो फ्रेमवर्क्स हम यूज करते हैं वहां पे टूल्स होते हैं, जिसमें हमने स्वॉट एक टूल पढ़ा था। और एक पेस्टल भी क्या है, एक टूल है। तो पेस्टल ही सेकंड नंबर का मेन टूल है, जो पेस्टल एनालिसिस होता है वो एक टूल है। तो यहाँ पे आपको पेस्टल नहीं लिख के आना है, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट ऐसे ही है, याद रखने के लिए पेस्टल से याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन पेस्टल अपने आप में क्या है, पेस्टल एनालिसिस का एक क्वेश्चन आएगा तो पूरा अलग से भी आ सकता है, पेस्टल एनालिसिस पूछेगा वो। तो वो एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो आपको हेल्प करता है मैक्रो इन्वायरमेंट को समझने में। मतलब मैक्रो इन्वायरमेंट को समझने का मतलब वही है, जो हमने ऊपर 5 फैक्टर्स पढ़े हैं उन्हीं को समझना है, उनको समझने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे वही है, पॉलिटिकल में बोला गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, टैक्स पॉलिसी, सेम है, कुछ नया नहीं है। इंप्लॉयमेंट के लॉज आ गए, कोई इन्वायरमेंट में रेगुलेशंस बदल गई, कोई टैरिफ की न्यूज आ गई, कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स चेंज हो गए। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ताकि तुम एग्जांपल मेरे लिए यहाँ पे मेन पढ़ाना था। अ न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी कुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रीन टेक कंपनीज। एकदम से आगे अगर कोई न्यूज रिन्यूएबल को सरकार सपोर्ट कर रही है, तो उन कंपनीज को बूस्ट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा एकदम से। तो वो क्या है, पॉलिटिकल है, जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है। फिर इकोनॉमिक, वही सारे इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल क्या है, अ रिसेशन इम्पैक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर। अब एकदम से रिसेशन आ जाए, ठीक है ना, अपना रेट कट भी नहीं कर रहा, टैरिफ आ जाए, फोर्सिंग बिजनेस टू ऑफर मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस। जैसे किसके लिए आता है, सबसे बड़ा इंपैक्ट करता है बैंकों को। अब अगर इंटरेस्ट रेट ही कम नहीं कर दिए, इंटरेस्ट रेट कम कर दी है, आते हैं न्यूज आजकल, फेड की मीटिंग चल रही है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करे थे। पहले 0.25 BPS कम करा, फिर 0.50 BPS कम करा। अब आ जाओ तो मार्केट टर्म्स में, अब ये तुम्हें दिखने वाला है कि सीए बनने का, ये चीजें बहुत ज्यादा ऑन टाइप्स चाहिए होती है तुम्हारे को। ठीक है ना, तो क्या है, अभी जैसे मार्केट इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इसकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, जिसका मार्केट में बहुत इंपैक्ट आता है। अगर एकदम से फेड रेट बोला कि मैं रेट कम कर रहा हूं, तो रेट कम का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके होम लोन्स चल रहे हैं, तो जो सरकार जो कैसे काम करता है पता है किसी को ये? यस नो नहीं? तो आरबीआई बैंकों को एक रेट पे लोन देता है, रेपो रेट है 4%, 3%। अब अगर इंटरेस्ट रेट की बीपीएस कट की न्यूज आती है, तो उसका मतलब होता है कि सरकार आपको बोल रही है मैं ही आपको 0.25 BPS कम रेट पे दूंगी। तो मतलब जो पहले आपको 4 में मिलता था वो 3.75 में मिलेगा। तो वो बेनिफिट उन्हें कस्टमर को पास करना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी मार्जिन तो सेम है बैंक की। अब बैंक आपको लोन देता होगा मान लो 8% पे, यूजुअली जो चलता है 8, 8.5% पे होम लोन का इंटरेस्ट का लोन वो मिल जाता है, आरओआई। तो जो 8.5 मुझे मिल रहा था, जैसे मैंने लिया था, मुझे अराउंड 8.25 मिल रहा था।
फिर एक न्यूज आई 0.25 कम हो गया तो वो 8 हो गया मेरा। फिर एक न्यूज आई 0.25 कम हो गया, 7.75 पे चल रहा है वो। तो समझ रहे हो, तो वो वाला जो कस्टमर है, अब इतने जो ये जो चीज होती है इसकी वजह से बैंकों पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि बैंकों की इनकम भी तो कम हो रही है। पहले से 0.25 कितने कस्टमर से मल्टीप्लाइड बाय द मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डे ज्यादा आ रहा था, अब वो कम हो जाएगा तो बैंकिंग के शेयर्स में गिरावट मिलेगी आपको। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, फेड की मीटिंग्स होती है सर, मतलब यूएस में फेड एफईडी उसकी मीटिंग्स होती है, वहां पे तो सबसे बड़ा बवाल ही यही है, क्योंकि वहां पे रिसेशन आने का खतरा चल रहा है। तो जब रिसेशन आने का खतरा होता है तब कौन उठ के आता है? आरबीआई। वो कहता है मैं ही लो कर देता हूँ ताकि आप लोग कंज्यूम ज्यादा कर पाओ, मैं ही लोअर रेट पे लोन देने को रेडी हूँ। जब वो लोअर पे देगा तो लोगों को भी ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खर्च पाएंगे, तो इस वजह से रिसेशन को थोड़ा सा ओवर पावर कर दिया जाता है उस चक्कर में। ठीक है, तो मार्केट ऐसे चलती है, तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत कुछ है, पढ़ा करो थोड़ा सा जाके। ठीक है, इन चीजों पे इंटरेस्ट लेके आओ, देखो बिजनेस कैसे समझ आएगा। तो क्या है, अ रिसेशन इंपैक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर, तो अगर कोई रिसेशन आएगा तो वो कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो फिर सरकारों को पॉलिटिकली यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी कि भाई रेट कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि वो इससे ये सेव हो पाए। फिर सोशल में क्या है, एज, पॉपुलेशन ग्रोथ, करियर एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, ये सब इसमें आते हैं। एग्जांपल, द राइज ऑफ द रिमोट वर्क इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर ऑफिस स्पेसेस। अभी ये जो वी वर्क करके खुली हुई है बिल्डिंग, पता है किसी को? वी वर्क नहीं, वीवर्क क्या है, वीवर्क स्पेस देता है, छोटे मतलब कैबिन्स, 700 रुपीज पर डे रेंट पे, 800, 1200 मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स। आजकल बड़े बड़े लोग हैं जो फ्रीलेंसर्स हैं, अब उनकी मीटिंग होगी तो वो क्या अपना अपना ऑफिस खोल के बैठेंगे? ठीक है ना, ये यहाँ पे अभी हमारी सिटी उस वाइज अगर हम कंपेयर करें मुंबई वगैरह से तो छोटी है। वहां पे हर किसी के पास ऑफिस नहीं है मुंबई में, बहुत रेंटल बहुत महंगा है, तो वहां पे पर डे चलते हैं। पर डे का मतलब क्या है, वो रिमोट वर्क के लिए, आपको रिमोट वर्क करना है, आपको लगता है यार मुझे आज कहीं नहीं जाना, मुझे एक अपनी स्पेस चाहिए, बंद कैबिन चाहिए, लैपटॉप का बड़ी एक्सेस हो, वाईफाई वगैरह चल रहा हो, सब कुछ चल रहा हो, तो वहां पे आपके पास वी वर्क करके बिल्डिंग है, वो देती है। हमारा मॉल है इधर सिटी में, तो वहां पे हम लोगों ने भी ऊपर दो सेंटर्स बना रखे हैं, वहां पे लोग आते हैं, 350 रुपीज फॉर 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, वट एवर द रेट इज, हर किसी का अपना अपना अलग अलग है जो आप सर्विसेज देते हो। बट द पॉइंट इज वो क्या है, वो वर्क स्पेसेस है, वर्क स्टेशन अलॉट कर रखे हैं। किसी को कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, 20 बंदों की एकदम से मीटिंग आ गई है, तो कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाएगा। तो वो क्या है, तो वो क्या है, वो सोशल कल्चर है, वो कल्चरल पैटर्न बन चुका है। तो द राइज ऑफ द रिमोट वर्क इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है, डिमांड फॉर द ऑफिस स्पेसेस एंड होम डिलीवरी सर्विसेज। तो ऑफिस स्पेसेस की डिमांड भी उससे क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि उसका भी एक अपना धंधा बन गया अब। ठीक है, तो डीएलएफ कितनी बड़ी बिल्डिंग है वी वर्क की, गुड़गांव में जब आप जाते हो बिल्कुल एंटर करते हो, जिसने साइबर हब देखा है अगर, तो साइबर हब में लेफ्ट में देखना बहुत बड़ा वी वर्क है, तो वो रेंटल स्पेस है, कोई भी जाके ले सकता है उस चीज को, बड़ा चाहिए छोटा रूम चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहां पे वो कार्ड मिल जाता है पर डे का, जितनी मर्जी बार अंदर बाहर आ सकते हो आप, उसको यूज कर सकते हो, कॉफी वगैरह भी फ्री होती है। चलो टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल में क्या है सर, टेक्नोलॉजिकल में द रैपिड एडॉप्शन ऑफ द एआई, जैसे एआई आ गया, एनेबलिंग पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंसेस इन रिटेल, तो जैसे ही एआई आ गया तो आपको उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो एक टेक्नोलॉजिकल बड़ा चेंज है। फिर आ गया सर लीगल, लीगल में क्या आया, अब आपको जीडीपीआर समझाना भी पड़ेगा, नहीं समझाऊंगा। न्यू डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस, जैसे जीडीपीआर, ये जीडीपीआर क्या कहते हैं, जीडीपीआर कंपनीज को के लिए रेगुलेशन, एक फ्रेमवर्क है, ताकि कंपनीज को, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कंपनीज के अंदर ये वाली ट्रेनिंग्स होती हैं, सिक्योरिटी ट्रेनिंग होगी, डेटा प्राइवेसी ट्रेनिंग्स होगी, आपको मिलती है, हर किसी एम्प्लॉय को करनी पड़ती है, मेरे को भी करनी पड़ती है, 30 मिनट्स की ट्रेनिंग होती है, लॉट की जाती है आपको, ताकि आपको बस पता हो कि हाँ भाई हमें क्या गलत नहीं करना है, या गलत क्या क्या होता है, को टेस्ट करते हैं 30 मिनट्स की, कोई कहानी से सुनाते हैं, कोई बता के जाता है, और आपको उसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो बेसिकली वो सारी चीजें क्या होती है, वो एक लीगल है, वो ऑब्लिगेशन है उस कंपनी के ऊपर कि सर ये आपको अपने इंप्लॉयज को करानी ही करानी, तो सर्टिफिकेट इशू होके जितने इंप्लॉयज हैं उनके पास होना चाहिए। ठीक है ना, और ये ऑडिट में काउंट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बट अगर ऑडिट और आपके पास नहीं हुआ तो ये अपने आप में एक ऑब्लिगेटरी रिमार्क बन जाता है कि आप लोग ट्रेनिंग फॉलो नहीं करते हो, तो वो होती है जीडीपी ट्रेनिंग। ठीक है ना, हाउ कंपनीज हैंडल कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कि आपकी कस्टमर, जैसे हमारे बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखते हैं कंपनी बंदों की। ठीक है ना, हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, किसी का पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, तो हम वो होल्ड करते हैं, तो हमारे को ये बहुत जरूरी होती है कस्टमर इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे को ये ट्रेनिंग हमारे को हर साल होती है। ठीक है, हमें देनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, पास करना पड़ता है उसको ट्रेनिंग को। ठीक है, नहीं पास करोगे तो वो चलती रहेगी, रीटेस्ट करना पड़ता है बार बार आपको। फिर इन्वायरमेंटल, इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द सस्टेनेबिलिटी लीडिंग टू डिमांड फॉर द इको फ्रेंडली पैकेजिंग, कि भाई इको फ्रेंडली आजकल चल रहा है, जैसे हमने शुरू करा I8 पॉलिथीन, हम लोग अब बना ही नहीं रहे कुछ पॉलिथीन में, वो बैग्स देते हैं, तो वो बनाते हैं जो कंपोजिट मटेरियल से बनता है। ठीक है ना, तो उसका प्रोडक्शन हमने अम्बाला में शुरू करी जहाँ मैं रहता हूँ, तो वो एक अच्छा सोर्स है, क्यों, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सरकार प्रमोट कर रही है, सो गोइंग इनटू दैट बिजनेस इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, चाहे उसके लिए एजेंडा कोई भी होगा पीछे, पॉलिटिकली आपको एंटर करना है तो भी आपको ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा।
सो दैट यू कैन गेट अ गुड अटैचमेंट विद द राइट पीपल। अब आप लोग को हर रोज किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर से मिलना पड़ेगा, किसी बड़े बड़े ऑफिस के लोगों से मिलना पड़ेगा कि सर इसको प्रमोट करना है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो दे विल गिव यू टाइम। ठीक है ना, तो हर बंदा इसे अलग तरीके से यूज कर रहा है, बट यू हैव टू यूज द राइट वे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं तुम्हारे को वो सब बताने नहीं बैठा हूं जो यहाँ नहीं बताना चाहिए, है ना। चलो, वो कभी और बात करेंगे। मैं भी यहीं से सीख के कर रहा हूँ भाई, ये कहीं और से नहीं कर रहा है, यही यही काम है, बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। इको फ्रेंडली पैकेजिंग, इट हैज अ ह्यूज स्कोप। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर पेपर, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। बहुत बार आया है, बहुत बार आएगा भी, क्योंकि ऐसे वो टॉपिक सुनते हैं जो पेपर में यूजुअली कैच नहीं होता, बंदे को याद नहीं आता इसका आंसर क्या था, चाहे आप पढ़ोगे, बट हार्ड टू रिमेंबर। तो इसको 1.5 डे पे भी पढ़ के जाना है मॉर्निंग में। मार्क करिए इसको, यू हैव टू डू इट बिफोर यू लीव फॉर योर एग्जाम्स। सारे मार्क करेंगे। दो क्वेश्चन था यहाँ पे। सर पहला, तो टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो, या फिर वाई कंपनी गो ग्लोबल, हम किस लिए ग्लोबल जाने की बात करते हैं, क्या ऐसे ड्राइवर्स हैं, कौन सी ऐसी मोटिवेशनल पावर है जो हमें लगती है कि यार हमें ना बिजनेस को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहिए, मतलब हमें इंटरनेशनल अपने बिजनेस को करना चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं उसकी, मतलब अगर आपने बिजनेस को ग्लोबली करने की सोची है तो आपके लिए ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल बिजनेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ग्लोबल बिजनेस अगर आप करते हो तो क्या आपकी मल्टीपल यूनिट्स हो जाएंगी। ग्लोबल का मतलब ये है कि एक आपका यहाँ पे इंडिया में ऑफिस हो गया, एक आपका बाहर ऑफिस हो गया, तो पहले नंबर पे तो आपकी डिफरेंट लोकेशंस पे आपका क्या होना, ऑफिस होना ग्लोब में, तो वो आपका मल्टीपल यूनिट्स हो जाते हैं। ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी, कॉमन ओनरशिप एंड स्ट्रेटेजी। तो जो आप बिजनेस पे ओनर यहाँ पे होगा, क्या वही उसका ओनर तो होगा, चाहे आपने ब्रांच हेड कोई और भी रख दिया होगा, बट द ओनरशिप रिमेन्स विद द सेम पर्सन। यस और नो? यस। क्या स्ट्रेटेजी भी वही रहेगी जो आप बिजनेस में यहाँ फॉलो कर रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि वहां जाके बिजनेस अगर आपका टाइप सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट सेम है, मार्केट बढ़ाई है आपने, तो स्ट्रेटेजी तो आप वही फॉलो करोगे जो आप अपनी कंपनी के लिए फॉलो करते आ रहे थे। मॉडिफाई करोगे छुटपुट जो भी आपको इंटरनेशनल के लिए करनी पड़ेगी कस्टमर कैच करने के लिए, बट वो क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। फिर ग्लोबल स्टेक होल्डर्स, क्या अब आपके स्टेक होल्डर्स भी ग्लोबल हो जाएंगे? जैसे इंटरनेशनल गए तो वहां का कोई हिस्सेदार भी तो होगा ना, तभी आपने इंटरनेशनल खोलने की सोची होगी। यूजुअली क्या होता है, जिसके पास स्पेस होती है वो आपका पार्टनर बन जाता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बताता हूँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आपने इंटरनेशनल जाना होता है तो कैसे तरीका होता है कि लुक फॉर अ पीपल हु आर हैविंग अ स्पेसेस, अच्छे एरिया में जिनके पास स्पेस है, यू मेक देम योर पार्टनर, इक्विटी पार्टनर। यू ऑफर देम 10-20%, वट एवर परसेंटेज डिपेंड्स अपॉन योर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। यू ऑफर देम कि भाई देख ऐसा है, आई विल यूज योर स्पेस, आई विल नॉट पे एनी रेंटल टू यू, बट आई विल पे यू 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। दैट्स हाउ यू गो ग्लोबल। इजी वे। दूसरा तो इजी वे शादी करके पीआर लेना है ना, वो ग्लोबल है। यूजुअली वो लोग ये भी फॉलो करते हैं मेथड। यस और नो? गलत कह रहा हूँ कुछ? जो ही कह रहा हूँ जो मार्केट में होता है। ठीक है ना, तो पीआर, शादी करके पीआर मिल जाती है, यस और नो? मिलती है कि नहीं? तो वो क्या है, गोइंग ग्लोबल, है ना कि नहीं? तो वही वाला तरीका है। तो बिजनेस के लिए गोइंग ग्लोबल क्या होगा, मैरी समवन देयर। वो वाला तरीका क्या है, जिसके पास स्पेस है, अदरवाइज यू हैव अ वेरी नाइस पार्टनर, वेरी नाइस कंपनी जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है, आप उसके साथ अपनी कंपनी जोड़ दो कि भाई तू वहां पे हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले, प्रोडक्ट हमारा सेम ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्लोबल चलते हैं। फिर आता है शेयर्ड रिसोर्सेज। अब डेफिनेटली अगर आपने एक कंपनी का अपना बिजनेस दूसरी जगह पे जाके खोला होगा तो क्या आपको रिसोर्सेज शेयर करने पड़ेंगे। तो क्या वो जो आपके पास कॉमन पूल तो वही रहेगा ना, पैसा तो है ही है ना उतना जितना आपने पहले नंबर पे सोचा था। तो कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज क्या रहता है, इंक्लूडिंग मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, कंट्रोल सिस्टम, क्या सारा कुछ वही रहेगा? यस और नो? जो मेरा नशा चल रहा था रहेगा वही ना, एक नई स्पेस आ जाएगी, नए थोड़े बहुत लोग जुड़ जाएंगे, बट क्या मेरा इनमें से कोई चीज बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली। ठीक है, तो क्या है सर, अगर आपने करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर आपने ग्लोबल बिजनेस में जाना है, पहला, मल्टीपल यूनिट्स आपकी बन जाएंगी। दूसरा, जल्दी जल्दी, कॉमन ओनरशिप एंड स्ट्रेटेजी। तीसरा, ग्लोबल स्टेक होल्डर्स। चौथा, शेयर करने पड़ेंगे रिसोर्सेज मल्टीपल यूनिट्स के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि सर कौन से वाले की ड्राइवर्स हैं अब जो मुझे ग्लोबल जाने के लिए ऐसा लग रहा है कि हमें जाना चाहिए, मतलब व्हाट इज गिविंग मी मोर ऑफ अ मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस टू गो ग्लोबल। तो ऐसा हो सकता है कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी को ग्लोबल जाने के, या कौन से वाले ऐसे मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी वर्ड डाल सकता है, या की ड्राइवर्स तो पूछ ही लेगा, पूछा भी है उसने पहले। तो ये है, तो ये क्या है पहले नंबर पे, अगर आपको एक्सपेंशन करनी है, देखो सिंपल सी बात है, खुद ही पॉइंट्स बनाने की ट्राई करो। अगर आपको अपना बिजनेस इंटरनेशनल सेटअप करना है तो क्यों करना पड़ेगा? या तो आपको पहले नंबर पे नेसेसिटी, ग्रोथ नेसेसिटी है आपकी, कि आपको लगता है भाई मुझे बढ़ना है आगे, मेरे को सब, मेरा काम ही है बिजनेस यहाँ बनाया चल गया, किसी और कंट्री में जाके खोलो, बड़ा करो बिजनेस, इंपॉर्टेंट। तो पहले नंबर पे क्या आ गया, ग्रोथ नेसेसिटी। एक्सपेंडिंग इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, कि मुझे एक्सपैंड करना है, ये मेरा काम है।
दूसरा, रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब टेक्नोलॉजी हैज टर्न ग्लोबल बैरियर। तो बेसिकली क्या है कि आपका क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा लेवल पे बढ़ गई है कि भाई इंडिया में रहते रहते तो मैं कर नहीं पाऊंगा इसको, मुझे इंटरनेशनली जाना पड़ेगा जहां पे एक्चुअली में ये बिल्डअप हो रही है। चाइना में देखो टेक्नोलॉजी अलग ही लेवल पे पहुंची हुई है। ठीक है, तुमने वहां पे एलिवेटर देखना, वो तुदा ऐसा एलिवेटर है जो खत्म ही नहीं होता। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जी इतनी इससे सीढ़ियों से ऊपर तो एलिवेटर ही नहीं बनते। किसी मॉल में देख लेना, एक लिमिट होती है एलिवेटर बनाने की, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो कहते हैं इस हैंडलिंग के बाद हैंडलिंग ही नहीं होती एलिवेटर। वहां देखो, वहां तो ऐसा है कि कम से कम 3 साढ़े 3 किलोमीटर का एलिवेटर ही है। ये चाइना, चाइना यार, चाइना बिजनेस हब है यार। चाइना के बारे में थोड़ा पढ़ो। जा नहीं सकते तो क्या हुआ, जा भी सकते हो, पर उसके लिए तुम्हारा कोई बिजनेस वो चाहिए होता है। वो यूजुअली वीजा नहीं देते until and unless you have a business scope over there. You have to explain the scope of business for a visa. That's the problem for people for not going there. ऐसा नहीं है पैसे ज्यादा लगते हैं, बहुत सस्ता है। ठीक है ना, 20-25 हजार रुपए में तो टिकट आने जाने की हो जाती है। यहाँ से पहले बैंकॉक जाओ, वहां से सीधा चाइना चले जाओ। अरे बैंकॉक जाना पड़ता है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यार। ऐसे कह रहे हैं, इसमें मैं जान के भेज रहा हूँ तेरे को। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या है, ग्रोथ नेसेसिटी। दूसरा, अगर आपको रिड्यूस करना है टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी जल्दी चाहिए तो आपको ट्राई करते हो आप अपना ऑफिस ही एक वहां खोल लो, ताकि आपकी डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए। ग्लोबल बैरियर्स को क्या कर पाओ, कम कर पाओ। फिर क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगर आपको ट्रेड्स का लेवरेज लेना है कि यार यहाँ पे सामान महंगा है, वहां पे सामान ज्यादा महंगा बिकता है, इंडिया का कुछ वहां महंगा बिकता है, वहां का कुछ यहाँ महंगा बिकता है, तो वो ट्रेड लेवरेज लेने के लिए आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए भी क्या करते हो, अपने आप को ग्लोबल जाने की बात करते हो। फिर एसेस टू रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, सीक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल एंड टैलेंट। कहीं ना कहीं आपको पता है यार, चाइना में जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ता है। शर्ट्स वहां पे 20 टी शर्ट 20-20 रुपए में बन जाती है वहां पे। तो वहां का तो अलग ही लेवल है। यहाँ पे वो चीज 300 रुपए की बिकती है कम से कम आके। तो सोचो, वहां पे 20 रुपीज की कंजम्पशन है। अगर आप किलो के भाव से उठाते हो तो 20 रुपए की टी शर्ट भी नहीं पड़ती आपको। तो वही कहना चाह रहा है वो क्या, कि वहां पे आपको इतना ज्यादा मटेरियल और टैलेंट से सस्ता मिल जाता है कि आपको लगता है कि यार रिसोर्सेज का एक्सेस करना है तो मुझे चाइना में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ खोल लेना चाहिए, ताकि मेरे को इजी वे आउट हो जाएगा मेरा आना। वरना पहले वहां वेंडर ढूंढोगे, फिर आप एक बंदा ट्रांसपोर्ट वाला ढूंढोगे, उसी में आपकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ के जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो तो है ही है अलग, तो घूम फिर के आपकी कॉस्ट उतनी बढ़ जाती है। तो इसलिए ग्लोबल जाने का फायदा ये है। उससे क्या होगा, क्या कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगी, उससे चीप लेबर मिल जाएगी, है कि नहीं, एंड कट हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम हो जाएगी, क्योंकि आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर करोगे तो उसका आपको परमिट मिल जाएगा। हर साल इतना लाख का टन का सामान आप भेज सकते हो। ये फायदा होता है कंपनी आपकी दूसरी कंट्री में खुली है। वरना आपको हर बार हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है, एंड दैट परमिट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। फिर सेल्स एंड कैश फ्लो, क्या नया मार्केट में जाएंगे तो क्या सेल्स भी नहीं हो जाएंगी, ज्यादा बढ़ जाएंगी। इंडिया में कर रहा था तो रोज की 100 पेटियां बिक रही थी, जैसे ग्लोबल चला गया तो क्या डबल हो सकती हैं। तो क्या सेल्स में ग्रोथ दिख रही है, सेल्स में ग्रोथ होने से क्या कैश फ्लो में भी ग्रोथ होती है, आना जाना बढ़ जाएगा मेरे पैसे का। फिर डोमेस्टिक मार्केट इनसफिशिएंसी, मतलब मेरी अपनी डोमेस्टिक में इससे ज्यादा मैं बेच ही नहीं सकता। मतलब मेरे पार आ गया है, मतलब मैं 1 लाख टन से ऊपर बनाऊं भी ना तो भी खरीदने वाले लोग नहीं है। ऐसा नहीं है मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं बना सकता हूँ 1,20,000 टन, बट द पॉइंट इज 1,20,000 टन लेने वाले लोग नहीं है। तो इनसफिशियंसी किसकी है, डोमेस्टिक मार्केट में इनसफिशियंसी आ गई है, मतलब इससे ज्यादा नहीं चलने वाला। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, ग्लोबल जाना पड़ता है। फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, अगर आपको यूजुअली अपना मिटिगेट करना है रिस्क या शेयर करनी है अपनी एक्सपर्टीज, मतलब और बड़ा होना है कि अलायंसेस में अपने आप को लेके आना। अलायंसेस का मतलब होता है कुछ बड़े बड़े पार्टनर्स के बीच में अपने आप को रखना। अगर ऐसा कुछ करना है तो भी आप क्या करते हो, ग्लोबल जाने की बात करते हो, क्योंकि आप जब तक ये नहीं बोलोगे मेरी यूएस में कंपनी है, तो यूएस वाली काफी कंपनीज आपको पूछेंगी भी नहीं। इंडिया वाले वो उतना ही पूछेंगे जितना जरूरी है। लेकिन द मोमेंट यू से कि मेरा इंडिया में ऑफिस है एंड आई आल्सो हैव अ सेटअप इन यूएस, देन यू विल बिकम पार्ट ऑफ द यूएस फॉर देम। ठीक है ना, तो आप उस क्या बन जाते हो, हिस्सा बन जाते हो। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए जल्दी से, लास्ट 1 मिनट है। पहले नंबर पे क्यों जाते हैं, ये पढ़ने से पहले सिंपल सोचो जो पॉइंट अपने माइंड में आ रहे हैं। क्या एक्सपेंशन करने के लिए जाता हूँ बाहर, ठीक है, क्या चीप लेबर ढूंढने के लिए भी बाहर जा सकता हूँ। अगर मेरे मार्केट में मेरा सामान खत्म हो गया, मेरा कोई लेने वाला नहीं, स्टिल मेरे पास बच रहा है, क्या एक अच्छा रीजन है मेरे को बाहर चले जाने का। तो डोमेस्टिक मार्केटिंग इनसफिशिएंसी भी एक अपने आप में बढ़िया रीजन है मेरे को बाहर पहुंचाने का। और बाहर ऐसा क्या है जो मेरे यहाँ कम है, टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या मेरे को ल्यूर कर रही है कि भाई मेरे को बाहर जाना चाहिए। चाइना को देखे तो मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए यार, वहां पे तो टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे है। क्या 4 पॉइंट तो अपने आप बन गए। और बताओ पांचवा कौन सा तुम्हें लगता है, क्या बाहर जाने से मेरी सेल्स और मेरे कैश फ्लो बढ़ जाएंगे, क्या मेरे रेवेन्यू में बहुत फर्क पड़ेगा, मेरी रेवेन्यू डबल होने के चांसेस हैं, है या नहीं है। और लास्ट में क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया ये वाला। और कौन सा हो सकता है, और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब क्या होता है कि आप लेवरेज का बेनिफिट उठा पाओगे, जो वहां सस्ता है वो यहाँ महंगा बेच दिया, और जो यहाँ सस्ता है वो वहां महंगा बेच दिया। उस तरीके से आप लेवरेज कर सकते हो ट्रेड ब्लॉक्स को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं हमारे की ड्राइवर्स है जो मुझे मोटिवेट करते हैं कहाँ जाने के लिए, ग्लोबल जाने के लिए। चलिए, ठीक है जी। अब आप पहुंच तो गए हो ग्लोबल, फिर आएगा डेवलप कैसे करोगे ग्लोबल में जाके। ठीक है, फिर एनालाइजिंग।
डन फॉर टुडे। तो टाइम ज्यादा लग गया और एक दो का कोई कोशिश नहीं। चलिए ऑनलाइन प्लीज टेल मी, सबको समझ आ गया? यार थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो ताकि पता चलता रहे यू आर इजीली गेटिंग। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अंजलि शर्वण तेज बलप्रीत। ठीक है जी। अगर सबको समझ आ गया देन वेल एंड गुड। कल होने के चांसेस हैं, कल तो क्लास ही नहीं है यार। कल नहीं है ना? ठीक है तो फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट ऑन सैटरडे। ठीक है। चलिए टेस्ट, पहले टेस्ट करेंगे सैटरडे को और फिर क्लास शुरू करेंगे। बाय बाय।